फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। जो जीता वही सिकंदर मूवी में एक गाना था, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड जब मैनचेस्टर सिटी को एफए कप के फाइनल में हरा के एफए कप अपने नाम पे किया, उसके बाद एरिक टेन हैग को देख के मुझे यही गाने का लाइन याद आया। तो ये जो एफए कप का फाइनल था, इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये सीजन अच्छा गया नहीं। हम ईपीएल में 8th फिनिश करते हैं, कोई भी यूरोपियन कंपटीशन अगले सीजन में हमारे पास था नहीं। हम 58 गोल कंसीड करते हैं, हमारा जीडी -1 है ईपीएल में इस साल। और हम लोग चैंपियंस लीग में अपने ग्रुप में लास्ट आए थे, 4th आए थे, तो वहां से भी हम बाहर हो जाते हैं अर्ली इन द सीजन। कराबाओ कप में हम लोग राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाते हैं न्यूकैसल से हारने के बाद। अब हमारे पास यही एक एफए कप का फाइनल था, जहां पे हम मरमरा के पहुंच तो गए, लेकिन ये एफए कप का फाइनल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये एफए कप का फाइनल जो है, हम लोगों को सिर्फ एक एफए कप का ट्रॉफी नहीं दे रहा था, साथ में हम लोग को एक यूरोपियन प्लेस दे रहा था अगले सीजन के लिए। अगर ये हम जीत जाते तो हम यूरोपा में जा सकते थे, अगर हम ये नहीं जीत पाते तो हम लोग के लिए कोई यूरोपियन कंपटीशन था नहीं अगले सीजन के लिए। सो ये इतना बड़ा गेम था एफए कप का फाइनल। एंड क्या होता है, इस गेम के 24 घंटे पहले मीडिया में रिपोर्ट आती है, इनफैक्ट लीक होता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये जो एफए कप का फाइनल है, इसकी रिजल्ट कुछ भी आए, वो लोग एरिक टेन हैग को सैक करने वाले हैं। अब आप अपने आप को एरिक टेन हैग के जगह पे अपने आप को रख के सोचिए, आपके सीजन के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच, जो अगले सीजन में आपको यूरोपियन कंपटीशन दे सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर जैसा टीमों के लिए, बड़े टीमों के लिए एक यूरोपियन कंपटीशन में बने रहना, और साथ में आपको एक प्राइड भी देगा, क्योंकि एरिक टेन हैग पहला सीजन में आके कराबाओ कप जीते थे। इस सीजन में अगर एफए कप जीत जाते तो उनके 2 सीजन में 2 ट्रॉफी हो जाता, तो मोटा मोटी ये सीजन तो बच जाता एक ट्रॉफी जीतने के बाद। तो इतने बड़े गेम के पहले आपके मैनेजर को पता चलता है कि डिस्पाइट ऑफ द रिजल्ट वो सैक हो जाएंगे, तो उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी, एंड साथ में टीम की मेंटल स्टेट क्या होगी, जो जिसको पता है कि हमारे मैनेजर तो सैक होने वाले इससे पहले। तो ये जो इडियटिक एक काम है, ये मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने जानबूझ के करवाया या जो भी है, बोर्ड ने सोचा, किसी से बात किया और वो न्यूज लीक हो गई। तो जो भी है, बहुत ही अनप्रोफेशनल काम था। और ये न्यूज लीक होने के बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन तो पहले से ही मान के रखे थे कि ये मैच हम हारने वाले, क्योंकि सिटी का जो फॉर्म है तो वो तो सबको पता ही है। और ऊपर से ये न्यूज लीक होने के बाद हम लोगों को और विश्वास बढ़ गया कि ये मैच तो हमारे हाथ से जा चुका है। तो हम एरिक टेन हैग के बारे में फिर से बात करेंगे वीडियो के एंड पे। पहले मैच के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैच में लाइनअप क्या था, पहले लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। लाइनअप पे ओनाना गोल में था, राइट बैक में बिसाखा था, लेफ्ट बैक में डालो था, सेंट्रल बैक की पेयरिंग में था लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान। तो ये बहुत दिन बाद, शायद इस सीजन में चौथी या 5वीं नंबर मैच है जहां पे ये दोनों, जो हमारा सबसे प्रेफर्ड सेंटर बैक पेयरिंग है, ये दोनों साथ में खेल रहे थे। कैसेमीरो था नहीं, तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में कोबी मेनू था और अमराबाद था, और ऊपर आगे खेल रहा था ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैक्टोमिनी। वो लोग आगे पीछे अपना कर रहे थे, कोई भी प्रॉपर नंबर 9 था नहीं। मैच के स्टार्टिंग में मैक्टोमिनी थोड़ा आगे खेल रहे थे, ऑलमोस्ट स्ट्राइकर पोजीशन पे, एंड ब्रूनो थोड़ा सा मिड में खेल रहे थे। और राइट साइड में गार्नाचो था, लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड था। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेटअप था, 4-2-2-2 का था। तो इस सेटअप में सबसे जो पॉजिटिव बात था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कि वो जो डिफेंसिव सेटअप है, स्पेशली जो सेंटर बैक पेयरिंग है, जो कि हमको इस सीजन में मिला ही नहीं, वो सेंटर बैक पेयरिंग वापस आता है। अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी के लाइनअप की। मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप में क्या था, नेथन आके थे
और जॉन स्टोन थे सेंटर बैक के पोजीशन पे, वार्डियोल थे लेफ्ट बैक में, राइट बैक में वॉकर थे, और उनके डिफेंसिव मिड रॉड्रियो कोवाचिच थे, एंड ऊपर में 3 लोग थे, अपना फोडेन, डी ब्रुयना और सिल्वा था, और स्ट्राइकर में अपने हालांड थे, और गोलकीपर में ओर्टेगा थे बिकॉज एलिसन को चोट था। तो ये सॉरी एलिसन नहीं, एडरसन को चोट था, तो ओर्टेगा थे गोल में। तो ये सेटअप था दोनों का। आप ये अगर लाइनअप आप जो सुन चुके हो, इसमें आपको भी लगेगा, इवन आप अगर मैच देखे हो तो आपको पता ही है, नहीं देखे हो तो आपको ये नाम सुन के ही पता होगा कि मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप ज्यादा स्टेबल, बिकॉज ये लोग साथ में मैच खेलते जा रहे हैं और इतना सर्कुलेट करके पेप गार्डियोला खिलाते हैं कि इनका आपस में बॉन्डिंग भी बहुत तगड़ा है। और ऑपोजिट में मैनचेस्टर यूनाइटेड का बॉन्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारा सेंटर बैक पेयरिंग जो दोनों थे, दोनों साथ में खेले नहीं है इस सीजन में बहुत सारा मैच, तो एक प्रॉब्लम मैनचेस्टर यूनाइटेड में फिर भी था। बट जब मैच चालू होता है तो हमको वही दिखता है जो हम सब एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे कि मैनचेस्टर सिटी 70% से भी ज्यादा बॉल पोजीशन रख के खेल रहे, पहला 10 मिनट में बॉल छोड़ ही नहीं रहे। मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम पीछे चले जाते हैं। 10 मिनट के आसपास का एक चांस बनता है, एक लॉन्ग बॉल खेला जाता है रशफोर्ड के लिए, रशफोर्ड एक शॉट करते हैं बट वो सेव हो जाता है। फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट होता है जहां पे डिएगो डालो एक बहुत अच्छा लॉन्ग बॉल खेलते हैं गार्नाचो के लिए, एंड वो बॉल में वार्डियल एक गलती कर देते, और एक्चुअली वार्डियल की अकेले की गलती नहीं थी, ओर्टेगा और वार्डियल की मिली भगत थी। वो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वार्डियल ने बैक पास करते हैं जो कि ओर्टेगा को क्रॉस करके चले जाते हैं, एंड बहुत ही कूल एंड काम फिनिश करते हैं गार्नाचो। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 1-0 पे लीड करने लगता है। उसके बाद आते हैं दूसरा गोल। दूसरा गोल में जो काउंटर अटैक चालू था उस पे सबसे बेस्ट पास मुझे 2 लगा। एक तो राशफोर्ड ने जो लॉन्ग पास खेला वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि उसने पूरा गेम का जो साइड है वो चेंज कर दिया। गार्नाचो को बहुत अच्छा एक लॉन्ग पास खेला, गार्नाचो ने बॉल दिया ब्रूनो फर्नांडिस को, और ब्रूनो ने एक बहुत ही अच्छा बॉल खेला कोबी मेनू को। कोबी मेनू बहुत अच्छी तरीके से उसको फिनिश करते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड चला जाता है 2-0 की लीड पे। तो पहला हाफ में सिनेरियो ऐसे था, मैनचेस्टर सिटी का बॉल पोजीशन ऑलमोस्ट 70% था, मैनचेस्टर यूनाइटेड का 30%। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड का अटेम्प्ट था 5 था और सिटी का सिर्फ 1 था। एक्चुअली मैंने ये चीज फॉलो किया, आप लोग ने किसने किया फॉलो किया है मेरे को नहीं पता, बट आपको मैं एक चीज बता सकता हूं कि मैनचेस्टर सिटी का मैच ना आप देखोगे ना कंटिन्यूअसली, आपको पता चलेगा इनकी स्टार्टिंग में ना, गेम की स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि इनके आज के दिन कैसे जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैच चालू हुआ, फोडेन ने एक बहुत ही मतलब अच्छा एक पास खेल सकता था, या तो क्रॉस कर सकता था या खुद ही शॉट ले सकता था। ऐसे सिचुएशन में उसने शॉट लिया एंड वो शॉट एकदम बहुत ही गलत शॉट गया फोडेन की पैर से, और मुझे तभी लग गया कि आज फोडेन का दिन नहीं है। एंड आगे चलते हुए इस मैच में बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट हुआ जहां पे फोडेन ने सिंपल बॉल आया उसके पास तो उसने पैर और बॉल को कनेक्ट ही नहीं कर पाई। ये सब चीज नेचुरली आप फोडेन से नहीं देखते हो, बट मुझे पता चल गया था उसी पहला इंसिडेंट पे कि फोडेन का दिन आज नहीं है। सेम आज केविन डी ब्रुयने का दिन नहीं था। आज वो जो पास कर रहे थे, पास सही जगह नहीं जा रहा था। तो ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी का जो आज ना दिन नहीं था, बिकॉज 70% पोजीशन रखने के बाद गोल भले ना मिले, बट मैनचेस्टर सिटी ना अटेम्प्ट बहुत करती है, और ये यूनाइटेड टीम जहां पे शॉट कंसीड करने में टॉप है ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग में इस साल, तो इनके अगेंस्ट में कम से कम 10-12 शॉट तो वो पहले ही कर देते अगर उनका दिन रहता। बट कहीं ना कहीं वो डी बॉक्स के बाहर ही ज्यादा बॉल लेके खेल रहे थे, डी बॉक्स के अंदर नहीं घुस पा रहे थे। लेकिन इसके पीछे का जो मेन जलवा है ना, वो जलवा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो सेंटर बैक पेयरिंग है उन दोनों का। आप लिटरली देखो कि हमने इस सीजन और पिछले सीजन मिला के कितना मैच हमने वरान और लीचा को लेके मैच स्टार्ट किया है, और वो मेजॉरिटी टाइम वो दोनों मिलके खेला है, और उस मैच में हमने कितना गोल कंसीड किया। ये अगर डेटा निकाल के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस सीजन में
असली प्रॉब्लम क्या था। लीचा और वरान पहले स्टार्टिंग में 2 या 3 मैच खेले, बीच में एक भी मैच दोनों ने स्टार्ट नहीं किया, और ये वाला एक मैच है, तो सब मिला के 3, 4 या 5 मैच मैं बता सकता हूं दोनों साथ में मिलके खेले, और वो 4-5 मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक भी मैच नहीं हारा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, बॉल के ऊपर कंट्रोल है, वो आपको बाकी मैनचेस्टर के डिफेंडर्स पे नहीं दिखेंगे। ऑल्दो ये सीजन में मैगुअर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मैगुअर विद द बॉल बहुत अच्छा खेला, बट फिर भी मैगुअर पे वो बात नहीं है जो लीचा पे है। लीचा एक एक बॉल जो कंट्रोल करता है ना, ओपोनेंट को अपने पास बुलाता है, उसको खींचता है कि आ मेरे पैर से बॉल ले, और जब वो सामने आता है वो बहुत ही अच्छा पोजीशन पे बॉल खेल लेता है। तो आप अपने आप क्या है ना, 2-3 बंदे को साइड कर दिए, तो जो प्रेस होता है ना, मैनचेस्टर सिटी का जो प्रेस है बहुत फेमस है, वो प्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों प्लेयर जो लीचा और वरान है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों के वजह से आप देखो कि बाकी प्लेयर में क्या इसकी इंपैक्ट पड़ता है। आप देखोगे तो ओनाना का परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा, ओनाना बॉल के ऊपर और कॉन्फिडेंट होता है, हम सबको पता है कि ओनाना बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है उसका, एज ए गोलकीपर उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, बट ये दोनों जब रहते हैं ना, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बॉल कंट्रोल और बेटर हो जाता है। अब डिएगो दालो को देखो, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऊपर तक जा सकता है, इन्वर्ट कर सकता है अंदर, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। तो सेंटर बैक पेयरिंग, जो कॉन्फिडेंट सेंटर बैक पेयरिंग होता है ना, उसकी क्या रिजल्ट होता है ये देखो, कोबी मेनू बोलो, अमराबाद बोलो, ये दोनों बहुत ही आराम से खेल सकते हैं, ये बॉल को चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विदाउट द बॉल जो प्लेइंग है एंटायर टीम का, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है जब आपकी सेंटर बैक पेयरिंग इतना स्टेबल हो। यही चीज मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड का एंटायर सीजन में। जो मैच इन्होंने जीता उसके बाद भी, जैसे एस्टन विला, वेस्ट हैम, उनके अगेंस्ट में जो मैच जीता, वो जो मैच जो जीता उस पे भी आप देखोगे ये चीज था उस मैच में, तभी वो जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मिसिंग था मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में। सेकेंड हाफ चालू होता है और पेप भाई साहब ने चेंज कर देते हैं, डोकू आते हैं ग्राउंड पे, केविन डी ब्रुयना को चेंज करना पड़ता है बिकॉज वो चल नहीं रहे थे। विद द बॉल तो केविन डी ब्रुयना बहुत अच्छा है, विदाउट द बॉल केविन डी ब्रुयना उतना अच्छा नहीं है, और कल वही चीज बार बार लैकिंग चल रहा था। आकांजी को लेके आते हैं पेप भाई साहब, और डोकू को लाने के बाद कहीं ना कहीं हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के तो दिल की धड़कन बढ़ गया था, बिकॉज डोकू भाई साहब कल बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे एंड चांस पे चांस बना रहे थे, एंड सडनली एक गोल भी आ जाता है। उस गोल पे मैं तो बोलूंगा वो सेव हो सकता था। ये ओनाना का ये एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही नीचे वाले बॉलों को ना, उसको मैं बहुत सारा देखो एकदम जो ग्राउंड से होके जाता है ना, उस पर उसको काम करना चाहिए, वो बॉल वो ना जो क्या बोलो फीस्ट करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, क्लियर आउट नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम में बहुत सारा गोल देखा हो, मतलब बहुत सारे गोल ऐसे खाया है ओनाना, जो कि ये नीचे से ग्राउंड से होते हुए जाता है बॉल को। एयर पे तो वो बॉल सेविंग बहुत अच्छा था, इवन वॉकर का एक शॉट था कल, बहुत ही बढ़िया शॉट था जो ओनाना ने सेव किया, तो एयर पे। लेकिन ग्राउंड पे होते हुए जो बॉल जाता है ना, उस पे उसको ओनाना को थोड़ा सा काम करना चाहिए, स्पेशली उसकी जो राइट साइड है उस पे जब उसको जंप करना होता है। तो ये मेरे को एक लगा कि वो उस बॉल सेव हो सकता था, तो स्कोर लाइन मे बी 2-0 होता, बट मैनचेस्टर सिटी सेकंड हाफ में रिलेटिवली बेटर खेला है। अल्वारेज आने के बाद जो इन बिहाइंड जो रन निकाल रहा था, वो उससे थोड़ा सा थ्रेट क्रिएट हो रहा था, और एक टाइम में लिचा को उठा के इवान्स को चेंज करना पड़ा। तो वो इवान आने के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको वो जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लास्ट में मेसन माउंट आते हैं, मेसन माउंट का एक कार्स है वेम्बली में, चेल्सी के साथ में उन्होंने बहुत सारा मैच खेला है, फाइनल्स खेले, एक भी नहीं जीत पाए, इंग्लैंड के साथ भी खेले, वहां भी नहीं जीत पाए, बट कल वो कार्ड्स भी खत्म हो गया। फाइनली मेसन माउंट भी ट्रॉफी उठा लिए। एंड मैं कल के मैच में स्पेशली जिसका मेंशन करना चाहता हूँ कोबी मेनू, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब टीनेज बॉय, विम्बली पे फाइनल मैच है। पिछले बार जब मैनचेस्टर यूनाइटेड काराबाओ कप का फाइनल जीता था, तो एरिक टेन हैग ने कोबी मेनू को बोला था कि तुम भी अगले साल
यहाँ पे ट्रॉफी उठाओगे, एंड वो बात हुआ है। कोबी मेनू ने ट्रॉफी उठाया, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, गोल किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। ब्रूनो फर्नांडिस का मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मैं सच्ची बोलूं ना, मेरा क्रिटिसाइज जो है वो ये दूसरा टाइप है। वो है कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े टीम में आप ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर पूरा डिपेंडेबल जो हो जा रहे हो, उस पर मुझे प्रॉब्लम है। ब्रूनो फर्नांडिस डिपेंडेबल होने के लिए प्लेयर तो ठीक है, बट उसको सपोर्ट की जरूरत है। विदाउट सपोर्ट में नहीं कुछ कर सकता। उसकी बहुत सारी चीजें अच्छे, कल के जो डेडिकेशन है मैच के लिए, उसकी जो मतलब मैच के लिए अपना जान झोंक देने वाला है, जो प्रेस करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रेस करते हैं, एंड वो पूरा टीम को लीड करते हैं प्रेस करने के लिए, और साथ में कुछ कुछ क्रिएटिव पासेस भी उनसे देखा जाता है। बट उनकी प्रॉब्लम्स भी है, जिस प्रॉब्लम्स में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बात किया, तो आज नहीं करूंगा। पॉजिटिव वाइब्स चल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स चलने देते हैं। तो ब्रूनो का जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कल बहुत अच्छा था। जितने भी मौका मिले उनको, कल ऑब्वियसली उतना मौका तो नहीं मिलेगा क्योंकि गेम थोड़ा दूसरा टाइप का था। और साथ में प्रेसिंग, कल ब्रूनो की जो प्रेसिंग था अप टू द मार्क था, बहुत अच्छा प्रेसिंग था। जो दोनों गोल सिटी कंसीड किया, दोनों ही उनकी गलती के वजह से कंसीड किया है। वो जो हाईलाइन खेल रहे थे और उसको एक्सप्लॉइट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और वो फर्स्ट हाफ में बहुत बार एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो देखने के बाद भी केविन डी ब्रुयने ने, सॉरी पेप गार्डियोला ने उसको चेंज नहीं किया, उसको रखा, और उसी जो हाईलाइन है उसका फायदा उठाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो उसके फायदा उठाने के लिए जो क्रेडिट है ब्रूनो फर्नांडिस को जाना चाहिए, बिकॉज जो प्रेस है बहुत अच्छा था। तो जो भी वर्ल्ड क्लास टीम है ना, उसके बीच में से लेके बॉल लेके जाना, डिफेंस को स्ट्रेच करके बीच में से उसकी स्पेस को एक्सप्लॉइट करना, ये चीजें नेचुरली होता नहीं है जो वर्ल्ड क्लास टीम है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इस सीजन में यही हुआ था कंटिन्यूअसली। छोटे मोटे टीम भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मिडिल स्पेस है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। बट कल के मैच में आप देखोगे, उतना बॉल पोजीशन मेंटेन करने के बाद भी, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स रहने के बाद भी, मैनचेस्टर सिटी ने वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। बिकॉज वो अगेन, वो जो टीम की कॉन्फिडेंस लेवल, वो जो सेंटर बैक पेयरिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो है, वो डेफिनेटली वो है। तो ये था कल का मोटा मोटा मैच का, जो मैच जैसे हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मैं तो बोलूंगा एरिक टेन हैग ने टेक्निकली बीट किया है पेप गार्डियोला को कल। पेप के तरफ से कल थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला हो गया है। मेरा थोड़ा सा, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी के रूबेन डियास क्यों नहीं थे कल टीम में, सेंट्रल बैक पोजीशन में। आकांजी क्यों नहीं खेला। नेथन आके चोट पे थे तो उनको डायरेक्टली खेलने में, मतलब डायरेक्टली मैच डे में उतार दिया, वो भी फाइनल में एफए कप के। जॉन स्टोन्स को भी सेम कहानी था। तो इतना सारा अच्छा अच्छा प्लेयर रहने के बाद भी जो पेप गार्डियोला का जो टीम सिलेक्शन था उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था। बट ठीक है, होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी जैसा जो टीम है, इतनी कॉन्फिडेंस लेवल है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उनको लगता है कि हम निकाल लेके जाएंगे। और जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के परफॉर्मेंस में जो फॉर्म चल रहा था, वहां पे देख के किसी को भी, ओपोनेंट किसी को भी, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ ही जाता है। तो ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने एफए कप उठाया। अब 2 सीजन में दो ट्रॉफी आ गए हमारे कैबिनेट में। पिछले साल काराबाओ कप, इस साल एफए कप। तो डेवलपमेंट तो हो रहा है डेफिनेटली। लगातार 2 सीजन में 2 ट्रॉफी तो शायद ही हमने लास्ट 10 साल में उठाया होगा। तो बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस है। इवन मैं तो बोलूंगा कि ट्रॉफी के मामले में तो एरिक टेन हैग शायद इनके बाद सबसे बेस्ट पोजीशन पे है, एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद। कल बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक इंसिडेंट हुआ, वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। कल 81 मिनट के आसपास कैमरा घुमाया इसमें एलेक्स फर्ग्यूसन के सामने, वो बैठे हुए थे स्टेडियम में, तो वो अपना घड़ी देख रहे थे एंड द कमेंटेटर बोल रहे थे कि सो इट्स फर्गी टाइम। तो मुझे ना वो फर्गी के टाइम के जो मैच है उसकी याद आ गया, जब ऐसे होता था 85 मिनट के बाद फर्गी टाइम आता था मैनचेस्टर यूनाइटेड
बहुत ही अच्छा अच्छा रिजल्ट निकाली है इस टाइम जोन पे। 80 मिनट के बाद ही बहुत मैच घुमाया है। और वो उस टाइम में बार बार ऐसा होता था, कैमरा घुमा देते थे और वो लाइन पे खड़े होते थे, सर एलेक्स फर्गूसन बार बार घड़ी देखते थे, तो वो वाला नॉस्टैल्जिक पार्ट हुआ, तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो अभी आते हैं वापस एरिक टेन हैग पे। एरिक टेन हैग का मैंने बहुत वीडियो बनाया और उसमें सब में मेरा एक ही टॉपिक था कि एरिक टेन हैग को और एक सीजन देना चाहिए। ये जो चुतियापा कर रहा है बोर्ड, जो एरिक टेन हैग को सैक करने वाला न्यूज इन्होंने जानबूझ के फैलाया है, क्या किया है मेरे को पता नहीं है, बट ये न्यूज जो आया है वो इनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और कल मैच के बाद एक रिपोर्ट भी आया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड 1 हफ्ता टाइम लेगी एंड उस टाइम में वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। तो मे बी ये डिसीजन चेंज भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अगेन मैं कहता हूं, मैं पहले भी कहा, एरिक टेन हैग को एक सीजन और देना चाहिए, बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट बना रहे, यंग लड़के उठा के ला रहे। आप देख रहे हो कोबी मैनू और गार्नाचो अभी मेन टीम के प्लेयर हो गए, दोनों अपने अपने इंटरनेशनल टीम के भी सिलेक्शंस में आ गए हैं। गार्नाचो अर्जेंटीना का कोपा अमेरिका का टीम में आ गए एंड कोबी मैनू भी इंग्लैंड में सिलेक्शन हो गया उनका, तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया जा रहा है। काम्बाला भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीजन में हम लोग और ज्यादा उसको देखेंगे टीम में, मेन टीम में, फर्स्ट टीम में। एंड साथ में 2-3 अच्छे अच्छे प्लेयर और भी आएंगे। मैं इतना बिलीव करता हूं कि एरिक टेन हैग कम से कम 5-6 ऐसा ऑप्शंस लेके आएंगे जो वर्ल्ड क्लास ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको एटलीस्ट 2-4 साल और खिला सकते, या तो भारी अमाउंट पे उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी के लिए तो खिला सकते, पहले अपना टीम तो सुधारे, बाद में बेचेंगे। साथ में कुछ नए साइनिंग की जरूरत है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो टोटल जो प्लेयर की प्रोफाइल से क्या है, कौन निकलने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन ऑलरेडी निकल गया, कौन निकलने वाला है आगे जाके, और उसके जगह कौन से प्लेयर साइन हो सकता है या होना चाहिए, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरा फाइनली मैं यही दोबारा बोलूंगा कि एरिक टेन हैग को एक और मौका, तीसरा सीजन देना चाहिए। बिकॉज अगर आपने साइन किया 1 साल, तो उन्होंने, चलो 1 साल आप बोलोगे अच्छा किया, दूसरा साल खराब किया, आपको ये भी समझना पड़ेगा 46 इंजुरीज हुआ है इस सीजन में। हमारा प्रेफर्ड सेंटर बैक पेयरिंग सिर्फ 3 या 4 ही मैच खेला है, कंटिन्यू सेंटर बैक पोजीशन चेंज हुआ है, उसका रिजल्ट दिखता है, हमने इतने सारे गोल कंसीड किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉब्लम तो हमको पता चल गया है। सेंटर बैक पेयरिंग हमको अगले साल ऐसे लाना पड़ेगा जहां पे हम को स्टेबल सेंटर बैक एटलीस्ट 3 मिले, जो 3 घूम घूम के खेले कंटिन्यूसली। इवन चौथा भी ऑप्शन जो रहे वो अपने आप ही सेट हो जाता है, जब आपके 3 सेंटर बैक कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्डिंग पे है, तो चौथा अपने आप सेट हो जाता है और चौथे की जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है जिसपे मैनचेस्टर यूनाइटेड को काम करना चाहिए वो है मेडिकल टीम। मुझे पता नहीं कि मेडिकल टीम में क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है। इज इट ट्रेनिंग, इज इट फिजियो, इज इट मेडिकल टीम में प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम है? लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड डेटा एनालिसिस करता है तो बहुत ही क्लियर है कि मेडिकल टीम हो या मेडिकल इश्यूज, इंजुरी इश्यूज पे प्रॉब्लम है, तो सीधा सीधा वहां पे वर्क कर सकता है कि इमीडिएटली कुछ चेंजेस करो मेडिकल बोर्ड में, या प्लेयर के साथ बात करो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज इतने सारे इंजुरीज तो नहीं झेल सकते कोई भी टीम। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, शायद ही हाईएस्ट इस बार ईपीएल में इंजुरी इश्यूज रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, तो इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो वही है, एरिक टेन हैग को 1 साल रखो, सेंटर बैक पे काम करो, और जो मेडिकल जो इंजुरीज इश्यूज है वो उस पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है आरसीए निकालो और उसको सॉल्व करो। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कोई इशू नहीं है लेकिन फिर भी प्लेयर्स इंज्योर्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो निकालो, उसकी प्रॉब्लम निकालो, रूट कॉज निकालो और उस पर काम करो। एरिक टेन हैग को 1 साल और रखो, और सबसे बड़ी बात है सेंटर बैक पेयरिंग को स्ट्रॉन्ग करो। सेंटर बैक पेयरिंग स्ट्रॉन्ग होते ही टीम का पूरा हालत ही चेंज हो जाता है, ये हमने देख लिया। सो चलो दोस्तों, मेरा ओपिनियन यही था कि
एरिक टेन हैग को और एक सीजन देना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है ये आप बताइए। एरिक टेन हैग को एक सीजन और देना चाहिए या इसको सैक करना चाहिए, और सैक करना चाहिए तो किस मैनेजर को लाना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के में अभी के सिचुएशन पे। और एक चीज और बताइएगा, कल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपका किसका लगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो दोस्तों गुड बाय, जीजीएमयू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर।